इधर तो आओ ना जरा। भाई जी तुसी ते रांझे नूं भी इंज ही आवाज मार दियो जिवें रक्षे नूं आवाज मारी दी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद हीर की तलाश के सिवा कुछ नहीं है? हर शख्स ते फर्ज है कि वो जिंदगी दी तलाश करे। ते हीर मेरी जिंदगी है मेरे चन्ना। और मैं हीर ना लभा ते होर की लभा दस मैनू। मैं तो वो बद नसीब हाँ जिन्हों हीर लभदियां को होर शह भी नहीं लभी। हालांकि मैं वेख्या कि कई लोगों को सर्दियों का कोट लभदियां विचों 100 का नोट भी लभ जाए। किसी मस्कीन नूं 500 का भान लभदियां गली चों नियाज दी हलवा पूड़ी लभ जाती। मैनू ना हीर लभी है तो ना नियाज लभी। वो तो दिल ना लभन नहीं दिया, दिल ना लभे तो लभ भी जावे हीर। दिल नाल ओ भाई जी मैं ते हीर नूं इंज लभ्या जिवें पिंड दा गबरू ओ जगह लभदा जिथे फोन दे सिग्नल आउंदे ने। मैं ते हीर नूं इंज लभ्या जिवें बिल्ली किचन चों कोई खाण वाली शै लभदी है। ओ मैं ते हीर नूं इंज लभ्या जिवें बड़ा इश्तिहारा हर पिंड दे मोड़ तो सवारी लभदा। और मैं ते हीर नूं इंज लभ्या जिवें अद्धी राती सड़कां ते कोई टेलीविजन दा एंकर बीवी दी फरमाइश पूरी करन वास्ते दही भल्ले लभदा। बैठो उधर, उधर बैठो, उधर बैठो। दो को रह गई उधर बैठो। मैनू लगता है इस एंकर नूं दही भल्ले पसंद ही नहीं। तो गई दुनिया का हर कामयाब बंदा कहता मैं मेहनत की ते मेरा नाम बनया। ये वाहद बंदा जिहड़ा वेला रहा ते नाम बनया। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇਰੇ ਫੁੱਫੜ ਨੇ ਚਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਥੱਪਦਾ ਰਿਹਾ ਮੱਝਾਂ ਕੋ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਲੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਵੀ ਥੱਪ ਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾਈ। ਤੇਰੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਪੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰ। ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਹੀਰ ਤੇਰੀ ਤੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੀ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਹੋਏ ਉਹ ਜੜਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕੋ ਹੋਰ ਹੋਣੀ। ਓਏ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਓਏ ਬੱਚੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੇ ਡੈਣੇ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਏ। बस ਓਏ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੀਰ। ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਊ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। क्या हुआ है? ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। क्यों? क्या हो गया यार? ਕੀ ਹੈ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ। क्या है उधर? ਓ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਆਲਣੇ ਤੇ ਹੈਟ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੀਰ ਏ। इधर आओ यार, इधर बैठो। क्या हो गया? ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ। भाई नाम तो किसी से भी मिल सकता है। ਉਹ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਾ 100 ਵਾਰੀ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਟਾਈ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੋਈ ਹੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। मेरा नाम पहले फरहान मिनहास था। ਹੁਣ ਦੱਸ फरहान मिनहास, हाँ जी, ओ तेरा सत्यानाश, सीधा फरहान मिनहास। फिर मेरा ख्याल है नादरा ने को जुतियां खा के तू नाम बदले। और यार मेरे साथ बात करो ना, उस बेचारे के पीछे क्यों पड़ गए हो? एक मिनट ठहर जाओ जुनैद साहब, इस जालिम ने मेरे इश्क का मजाक उड़ाया है। अच्छा मेरी बात सुनो यार, तुमने इश्क ही करना है ना? जी भाई ना, तुमने इश्क ही करना है तो अपने काम से इश्क करो, इस मिट्टी से इश्क करो, इस वतन से इश्क करो। क्या वैसे भाई जी मैनू हीर दा एड्रेस दसो, तुसी तो मैनू कायदे आज़म बन के बहान गल्लां तुसी लम्स दे प्रोफेसर वालियां कर रहे हो ते अगे तुसी खराद दे कारीगर बाए। सुन लिया, तुम्हारी वजह से वो मुझे भी इजी ले रहा है। सॉरी डॉक्टर जी शाह साहब। दादा ने गलत क्या कहा है? तुम देख लो ना, आजकल के तुम्हारे जैसे जो रांझे हैं वो सारा दिन काम वाम कुछ करते नहीं है, हीर तलाश करते रहते हैं। तुम्हारे हाथ में बांसुरी है, उनके हाथ में मोबाइल होता है। हाँ जी। ना जुनैद साहब ना, और मैनू अजकल दे वेले रांझियां नाल ना रलाओ। तो तुम भी वेले ही हो, तुम्हारी कौन सी शुगर मिल चल रही है? और 4-5 साल हीर ना लभी तो मैनू शुगर इन्नी को हो जानी है कि मैं अपनी मिल ला लेनी है। मैं इंटरनेट या रांझिया नहीं जिदे अंदर कुछ और ते फोटो कुछ और, ये सारा ही झूठो झूठ 44 दे जुनैद साहब। नेट दी हीर पुछदी है कि वेयर आर यू, ते नेट दा रांझा अगो लिख दिंदा ईटिंग डिनर एट पर्ल कॉन्टिनेंट, ते नेट दी हीर अगो जवाब देंदी है डोंट टेलिंग लाई। रांझा पूछता है कि वेयर आर यू, हीर अगो दस दी है कि आई एम सिटिंग एट द बैक सीट ऑफ योर चिंची। ਇਹ ਰਾਂਝਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ जुनैद साहब, ਇਹਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार मैंने ब्रेक लेनी है, जल्दी से तुम एक जुगत कर दो। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਹੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਟ ਪਾ ਵੀ ਲਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਣਮਾਨਸ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਗੜਾ ਰਾਂਝਾ ਸਿਰਫ ਫਸੀ ਗਾਡੀ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸਦੀ। नाज़रीन यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, यार मैं जब भी ब्रश करता हूँ ना मैं अपनी हीरोशिप पे बड़ा महजूज होता हूँ। तो हीरोशिप सर तक ही महदूद है तुम्हारी? नहीं वाकई मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र करता हूँ कि देखो यार घने बाल अल्लाह पाक ने अनायत किए हैं। पता नहीं जवानी में या बुढ़ापे में क्या होगा, मगर अभी तक देखो फिट हूं मैं हेयर स्टाइल की तरफ। ये तो तस्लीम करते हैं। वरना तो निके निके लड़के मैंने देखा यार आजकल गंजे होने शुरू हो गए। अमन से कॉलेज में कई लड़के देखे हैं, कॉलेज में ऐसी सोच नहीं थी होती पहले। मेरा ख्याल तुम्हारे ख्याल में हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में गंजे लोगों की तादाद कितनी होगी? बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है, चूंकि मेरा ख्याल है कि ये खुश्की से बाल चढ़ जाते हैं और हमने तो दूध दही ये चिकनाई वगैरह इस्तेमाल ही छोड़ दिया हुआ, बच्चे दूध पीते ही नहीं है। दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 35 साल से ऊपर के जो लोग हैं ना, 40% से ज्यादा लोग गंजे हैं। 40% लोग? हाँ जी। इसलिए बाजार में जा रहे हो ना तो बार बार आंखों में चमकें पड़ती हैं। धूप निकली हो तो चमक रहे होते हैं सर। बाकी बड़ी रेशो हो गई है। कई दफा तो ऐसा इत्तेफाक भी होता है कि 10-12 बंदे रल के बैठे हो ना, तो बीच में एक बंदे के वाल होते हैं, बाकी सारे गंजे। वो लगता है कि वो वालों वाला कच्चे भांडे लगा के बैठा हो। तुम ये देखो, इंसान की नफ्सियात है, बाकायदा किसी मर्द के लिए ये भयानक ख्वाब है, नाइटमेयर है उसके लिए कि कम उम्र में गंजा हो जाना। और तुम इसी मतलब ये जो इंसान की या मर्द की कमजोरी है, नफ्सियाती कमजोरी है, इसका फायदा दुनिया में कैसे उठाया जाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है उसको तुम एक तरफ रखो, ये सिर्फ ये हेयर स्प्रे और जो सर पे लगाने वाली दवाइयां है ना, बाल उगाने के लिए, इनकी जो इंडस्ट्री है वो पता कहां तक पहुंच गई है? $4 अरब
4 अरब डॉलर सिर्फ इन क्रीमों और स्प्रेज पे लगा दिए। हाँ जी, आप सुबह मॉर्निंग शोज लगाएं कहीं भी किसी चैनल पे भी चले जाएं, आगे लाइमन एक डॉक्टर या एक कोई नीम की बैठा हुआ बता रहा होता है कि वालों के ऊपर अगर आप थोड़ा सा अपना खसखस के दाने लेके उसमें हल्की सी हरीर डाल के उसको बांदर के बाजू के साथ घोल लें। तो मेरे पास साइंस इन सारे टोटकों को रद्द करती है। इंसान के जो बाल है ना, साइंस ये अभी तक की जो तहकीक है वो ये है कि सिर्फ मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज है जो कदरे गिरते हुए बालों को आहिस्ते बहुत, यानी वो इलाज भी आहिस्ता है बहुत, यानी ये नहीं है कि आपका जो सर है वो फौरन झाड़ियों की तरह बाल उगेंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब साल मिनॉक्सिडिल लगाने से कुछ फर्क पड़ जाता है। उसके अलावा जितना है सब फ्रॉड है। और मतलब ये जो लोग पैसा कमाने वाले हैं ये इस तरह इंसान की नफ्सियात से खेलते हैं, अपने अपने लेवल हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और ये नीचे आते आते गांव का जो नाई है ना, वो भी जब आपके बाल काट रहा होता है जरूर आपको कहता है सर आपके बाल बहुत हल्के हो गए। मेरे बाप दादा का एक नुस्खा है, हम खानदानी एक तेल बनाते हैं, उसे तेल की कीमत पूछो, कहेगा जी 1500 रुपए। अच्छा, वो कहता है कि वो बड़ा कारआमद है भाई, इतना तुम्हारा चालू तेल है अगर कारआमद है तो खुदा के वास्ते दुकान ही बदल लो, अभी तक टाली के नीचे कुर्सी रख के बैठे। बल्कि फवायद बता रहा था कि उन बालों से मेरे वाले साहब ट्रैक्टर खींचते थे। इसीलिए अब स्टेज यहाँ तक आ गई है कि साइंस जो है वो कहती है कि या तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लें, या एक और चीज आई है PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, PRP ये अच्छा। होता है, ये कदरे मतलब कारगर है वो भी इस सूरत में कि आपके बाल कई साल पहले ना गिरे हों सर के उस हिस्से पे, अगर आप ब्लड लेके उसको वो तेजी से उसको एनरिच करते हैं, उसमें से प्लेटलेट निकालते हैं और फिर आपके सर के मुख्तलिफ हिस्सों में इंजेक्ट कर देते हैं, उससे गिरे हुए बाल भी आ जाते हैं। हाँ, इंसान का अपना, और ये महफूज भी है, ये महफूज भी है। लेकिन जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो 2 तरीकों से हो रही है, उन पर बहरहाल खर्चा भी आता है, और जितना मर्जी अभी तक किसी हद तक मैं ये कहना कि जी बिल्कुल वो तकलीफ से पाक प्रोसेस है, ये कहना मैं एंडोर्स नहीं करता। तकलीफ होती है और कई दिन तक तकलीफ रहती है। जीजी आपके बाल तो बड़े अच्छे हैं। हाँ जी, तो आप फिर चिमटा बजा सकते हैं। बहुत अच्छी, यानी जिसके भी बाल अच्छे हैं वो चिमटा बजाए। शाबाश भाई, मियां असलम इकबाल अब चिमटा बजाना शुरू कर दे। चलो यार माइंड क्यों कर गए, चिमटा ना बजाओ, बाल लंबे तो ट्रैक्टर खींच लो। ये ट्रैक्टर ही खींच के बाल उड़ जाते हैं। आपको एक सादा नुस्खा बता दूं अमान से, कमाल किस्म का। अच्छा जी, ये सारे जो है ना शैम्पू छूम्पू ये वो फलान टमकान, इसको तरक करके ना बेबी शैम्पू के साथ सर धोए। अगर बाल जितने हैं उतनी ना बचे रह गए तो मुझे लेतर मारना। तो मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जो पूरी दुनिया में जो हेयर इंडस्ट्री का बाबा समझा जाता है ना, वो स्पेंसर कॉबरन है। उसकी आज की ताजा ट्वीट ये है कि बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हेयर फॉल इज एक्सेप्टेंस। समझे कि बेहतरीन इलाज ये है गिरते हुए बालों का कि आप कबूल कर बस। तो उनको ये रहा फोन करवाओ, मेरी बात कराओ उससे। ये रहा ये मैं पूछूं कि जो पीछे से होछे मुंडे जुगते लगाते हैं उसका क्या करें? वो भी एक्सेप्ट करते हैं? बाज नहीं आते, सबसे बदतमीजी वाली जुगत करते हैं। ये कुछ बात करने वाली पाई नहीं, तो बड़ा गुरदेर का शेर है यार। कल कला को तुम वो छापड़ लेके आ जाओगे भाई रा टकाटक ते कराना है। ये बात वैसे कि भाई जी ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਸੜਦੇ भाई ਜੂਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੋਕਾਈਨ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਨੇ। जिन्होंने आसे पासे होते ना उन्होंने कहते यार तू 4 दीवारी अच्छी कराई। और कई कहते हैं कि भाई जी वेरी गुड, कमाल सिर नु झालर लवाई। अब इन सारी जुगतों से और सारे जो पुराने फरसूदा किस्म के तरीके थे उनसे तंग आके लोग हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहे हैं, और इस वक्त दुनिया में कमोबेश 10 लाख सालाना लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। 10 लाख, हाँ जी। और इस तादाद में हर साल 25 से 30% की रफ्तार से इजाफा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हमारे अपने यहाँ पे जो ये एक्टर इंडस्ट्री है, परफॉर्मिंग आर्ट इंडस्ट्री, उसमें तुम देख लो, मेरा ख्याल है कि 60% लगवा चुके हैं बाल, और 40% ही बचे हुए हैं। उनमें मैं भी आता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अदाकार अमानुल्लाह खान साहब अगर गंजे होते तो कितने बुरे लगते। बहुत अच्छे। पहले कौन सा उनका पाकिस्तानी नाम आमिर खान है?
اب بھی ان کے وال اس طرح برباد ہو کے کھلے ہوتے ہیں, ایمان سے کھڑے ہو تو لگتا ہے کسی نے بہو کر پٹھی کر کے کھلا رہی ہو. شروع میں مجھے لگتا تھا کہ ویگ لگاتے ہیں امان اللہ خان سے. یار ویسے یہ ویگ کا بھی رواج جو ہے وہ ہولی ختم ہو گیا, ورنہ پہلے زیادہ تر گنجے بندے ویگ لگا لیں. یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی وجہ سے, ورنہ تمہیں پتہ ہے اس وقت دنیا میں $20 ارب کی انڈسٹری ہے, ویگ انڈسٹری جو ہے, اور اس میں سے $1.5 ارب جو ہے وہ یہ جو گنجے لوگ ویگیں لگاتے ہیں اس پہ مشتمل ہے. $1.5 ارب, اور اس میں سے بھی اگر دیکھا جائے تو 15% لوگ ایسے ہیں جو انسانی بالوں سے بنی ہوئی ویگ لگاتے ہیں, باقی 85% کے بال جو ہیں, ویگیں جو ہیں, وہ انسانی بالوں سے بنی ہوئی نہیں ہوتی. ہاں جی, نقلی بھی بنتے ہیں اب تو, پلاسٹک کی بالوں والی ویگیں ہوتی ہیں. ویسے یار جنید, میرے اپنے خیال میں وہی نسخہ ٹھیک ہے وہ جو سائنسدان نے کہا ہے کہ اس کو ایکسپٹ کر کے صبر شکر کر لینا چاہیے. اگر بندہ گنجا ہو, اگر آپ نے برداشت نہیں کرنا, بہرحال برداشت کرنے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بالوں کو یار اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بندہ بیوی کے ہتھے نہیں چڑھتا. چلو اگر گھر میں بیوی پہ روب ہے آپ کا, اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں نا. پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو دیسی ٹوٹکے یا جو دوائیاں ہیں یا جو ہیئر سپریز ہیں, ان پہ پیسے نہیں خرچ کرنے چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اختلاف ہونے, جی نہیں فلاں بندہ تیل بیچتا ہے, فلاں بندہ کریم بیچتا ہے, اسے بال آ جاتے ہیں. میری ذاتی رائے جو میں سائنس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیئر ٹرانسپلانٹ علاج ہے, PRP علاج ہے, وگ علاج ہے, اس میں سے جو سوٹ کرتا ہے پھر اس کی طرف جانا چاہیے. ان پہ پیسے برباد نہیں کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے, سر کے لیے نہیں تیل لینا چاہیے, البتہ پنڈیوں پہ ملنے کے لیے خرید. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آئیے سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں حسب حال کے علامتی کٹہرے کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کون ہے؟ یار یہ ایک سرکاری یونیورسٹی کے کلرک ہیں. لیکن ہولیے سے تو وائس چانسلر لگ رہے ہیں. بیٹا وائس چانسلر کے 80% اختیارات بھی میرے پاس ہی ہوتے ہیں. سر ان کو کس لیے بلوایا ہے؟ ہم نے اپنے ویورز کی فرمائش پہ ان کو بلایا ہے. یہ جس 80% اختیارات کا دعویٰ کر رہے ہیں, اصل میں انہی 80% کا یہ غلط استعمال کرتے ہیں. یہ تو جنید صاحب آپ ایجوکیشن کے محکمے کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھ پہ کاؤنٹر الزام نہ لگاؤ. نہیں دیکھیے, یہ جو آپ نے کہا ہے نا جی کہ اختیارات کا غلط استعمال ہوتا ہے, اس سے اسٹوڈنٹ پہ غلط امپریشن پڑے گا. آپ یہ امپریشن طالب علموں پہ جان بوجھ کے ڈالتے ہیں کہ وائس چانسلر یا جو تعلیمی ادارے کا سربراہ ہے اس کے زیادہ تر اختیارات آپ کے پاس ہوتے ہیں. آپ یہ خود امپریشن ڈالتے ہیں. تو جناب اسٹوڈنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے قابو تو کرنا ہوتا ہے نا. ویسے بھائی صاحب ہم تو ایک معمولی کلرک ہوتے ہیں, ہم کس طرح یہ اختیارات استعمال کر لیتے ہیں جی؟ تم کٹہرے میں کھڑے ہو اس لیے اتنی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہو. اصل بات یہ ہے کہ میرٹ سے لے کر یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو معاملات تم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تم سب سے پہلے تو میرٹ لسٹ آویزہ جب کی جاتی ہے وہاں سے تمہاری بے ایمانی کا آغاز ہوتا ہے. وہ کیسے جی؟ مثلاً یہ کہ داخلے کے وقت جب پہلی میرٹ لسٹ آویزہ کی جاتی ہے تو تم لوگوں کی پوری خواہش ہوتی ہے کہ اس لسٹ میں شامل زیادہ تر طالب علم فیس جمع نہ کروا سکے, بلکہ تم لوگ تو کوشش کرتے ہو, جان بوجھ کے روڑے اٹکاتے ہو کہ کچھ طالب علم ضرور فیس جمع کروانے سے رہ جائیں تاکہ اس کے بعد اگلی لسٹ میں اپنی مرضی کے اسٹوڈنٹس پیسے لے کے داخلہ کروا سکیں. تو جنید صاحب اس پہ تو میرا خیال ہے مجھے ایوارڈ ملنا چاہیے. کیوں؟ ایسے بچے جو بیچارے داخل نہیں ہو سکتے, جو میرٹ پہ نہیں اترتے, میں صرف اس لیے ان کے لیے سیٹیں بچا لیتا ہوں اور ان کو داخل کرواتا ہوں تاکہ وہ بیچارے ادھر ادھر کھجل ہوتے رہیں گے اور وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے اور تعلیم کا جو ہمارا شرح خواندگی جو ہے وہ اور مزید نیچے چلی جائے گی. اس شرح خواندگی کا فائدہ ان طالب علموں کو کیوں نہیں پہنچاتے جن کا میرٹ لسٹ کے بعد اگلا نمبر آتا ہے؟ جی دیکھیے جو میرٹ لسٹ پہ اتر رہا ہے اس نے تو کسی بھی یونیورسٹی میں داخل ہو جانا ہوتا ہے, اور جو بیچارہ کہیں بھی داخل نہیں ہو سکتا, ایک نالائق اسٹوڈنٹ دیکھیں, نالائکی اور لائکی جو ہے یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. بس کرو. اس نے تو لائق آدمی نے تو کہیں نہ کہیں داخل ہو ہی جانا ہوتا ہے, اس نے کون تھا رہ جانا. یار کھل کے بات کرو, اعتراف کرو کہ اس کی بجائے تم ان طالب علموں کو داخلہ دے دیتے ہو جن سے پیسے لیے ہوتے, جن کی سفارش ہوتی ہے. جنید صاحب اس وقت ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ چل رہا ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہر شعبے میں ہے. اس میں میرا خیال ہے تعلیم بھی شامل ہے, اور اس میں بچوں کے 4 پیسے تو خرچ ہو جاتے ہیں, مگر میرا خیال ہے کہ مودی کو منہ کی کھانی پڑے گی. ادھر کی بات کدھر لے کے جا رہے ہو جی؟ دیکھو کلرک لگتا ہی نہیں, لگتا کوئی کینیڈا دا امیر آدمی ہے, اپنا جہاز ہے دا.
ਕਦੀ ਐਮ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਐਮ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਘੋੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕੋਚਵਾਨ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ डायरेक्टर FIA में? तो जुनैद मियाँ मैं ये कह रहा था कि तालीम को और शरअ खानदगी को दूसरा एक मिनट दूसरा तुम लोगों पे बड़ा इल्जाम ये है कि जब से सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ है तुम लोग सेमेस्टर सिस्टम की आड़ में बाकायदा स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल करते हो, उनसे पैसे ऐंठते हो, उनको पेपर लीक करवाते हो, फिर उनको यहाँ तक अपने दफ्तर में बैठ के पेपर हल भी करवाते हो। तो मेरा ख्याल है ये भी काबिल सताइश अमल है मेरा, ये कोई कटहरे में खड़े करने वाली बात नहीं है। कुछ अरसा पहले तक बच्चे बेचारे लैट्रिनों में घुस घुस के छुप छुप के पेपर किया करते थे। आधा टाइम तो लैट्रिनों में उनका मक्खियां जाया कर देती थी। मैंने अगर उन स्टूडेंट्स को बेचारों को गरीब तालिब इल्मों को निकाल के पंखे के नीचे अपने दफ्तर में बिठा लिया है तो इसमें ये इल्जाम वाली कौन सी बात है जी? आप स्टूडेंट्स को धोखाधड़ी और फ्रॉड की तरगीब दे रहे हैं इस तरह। देखें जुनैद साहब, अगर आप इसी अमल को अच्छी नजर से देखेंगे तो आपको ये अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसको बुरी नजर से देखेंगे तो ये आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर आप इस शख्स को अच्छी नजर से देखेंगे तो ये जैनेट जैक्सन का भाई लगेगा आपको। अगर आप इसे ही बुरी नजर से देखेंगे तो तुसी इनू साइकिल चोरी के केस च भी फड़वा सकते हो या इनू जाली दवाइयां के केस च भी फड़वा सकते हो या तुसी ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੂਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਦੇ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੋਲਣ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੁਕਸ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨੁਕਸ। ਉਹ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ। सर जी और तो और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उनमें भी ये लोग फ्रॉड करते हैं। मेरा ख्याल है इस बच्ची की एजुकेशन मुकम्मल हो चुकी है, वरना ये क्लर्क के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल न करती। ये आप उसे धमकी दे रहे हैं। तो चल तेनू भी 150 दे के जावांगा। ਬਾਊ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ। मियां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बहू और ससुराल वालों के दरमियान तनाज़ात और लड़ाई की एक बड़ी वजह आम तौर पे जहेज के सामान के इस्तेमाल की होती। आज इसी मसले पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बहू और उनके ससुर। अच्छा, ये ससुर और बहू है? जी जी। अच्छा, मैंने कहा शायद कोई चोरी में पकड़े गए लोग। क्या मसला, क्या ये लड़ाई होती है इनके? नहीं, बहू का अपना मौक़िफ़ है, उनके ससुर है उनका अपना मौक़िफ़ है। बहू कहती है कि मेरे जहेज के सामान को पूरा ससुराल इंतहाई बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करता है, जबकि उनके ससुर हैं, ससुराल वालों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जब ये ब्याह के आ गई हैं तो ये सामान सबका साझा है, सारे इस्तेमाल करेंगे। बात तो उनकी ठीक है बिल्कुल। देखिए भाईजान, मेरी बात सुनिए। मेरे वालिद साहब ने सुई से लेकर फ्रिज तक खून पसीने की कमाई से कमा कर मुझे दिया। अच्छा, और इन्होंने हर चीज डैमेज कर दी। नहीं तो वो क्या जहां से खरीदी थी उन्होंने कहा था कि डैमेज ना होने पाए। नहीं भाई जो इस्तेमाल की चीजें हैं उनमें टूट भज तो होती रहती है, अगर वो आपके अपने घर में भी रहती तो क्या वो डैमेज नहीं थी होनी? मेरे भाई जरूर करें, मैंने कब मना किया है। मेरी नई वॉशिंग मशीन, ये पूरा मोहल्ला आके उसमें कपड़े धोता है, और इनकी जो पुरानी मशीन थी उसका एक बैरिंग खराब है, उसे साइड पे रखा हुआ है। तो सारा मोहल्ला क्यों आके इनके घर कपड़े तो भी हैं ये? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਏ, ਕੋਈ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਆਜ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਰਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਧੋਤੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ, ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਕਣਕ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ या लकड़ा ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ। नहीं, बात तो इनकी भी ठीक है। मेरे वालिद साहब ने मोटरसाइकिल लेके दिया, अभी उसकी किस्तें उतार रहे हैं और इन्होंने बेच दिया। नहीं तो मोटरसाइकिल उन्होंने क्यों तुम्हें लेके दी? तुम मौत के खूह में चलाती थी। मेरे खामिद के लिए लेके दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़के के लिए मोटरसाइकिल जहेज में दी उन्होंने? जहेज में दी थी। अच्छा, मेरे वालिद साहब ने सिलाई मशीन थी, इन्होंने दर्जी की दुकान खोल ली। तो और क्या सिलाई मशीन पे कीमा बनाते हैं?
भाईजान आप दर्जी की दुकान अगर खोल लिया तो कपड़े सीने की काम आ रही है। देखिए इनके जो बेटे हैं, इनका जो बेटा है जिनसे मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड जी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको नया घर बना के दूंगा। मैंने सारा सामान इसलिए संभाल के रखा है कि नए घर में शिफ्ट करूंगी। ये एक बड़ी वजह है। जो बहू रानियां ब्याह के जाती हैं वो अपने जहेज का सामान इसलिए नहीं छेड़ने देती कि उनके जहन के किसी गोशे में ये मौजूद होती है उम्मीद कि अल्टीमेटली तो मैंने अपना अलग घर लेना है, तो इसलिए ये जहेज का सामान मैं तब खोलूंगी जा। हाँ जी, स्कीम बना के बैठी। बड़ी स्कीम औरत लगती है मुझे। दर इन लोगों को कैसे खबर हुई थी मैंने 200 बस कर दे कुड़िया जहेज अब बाबू जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਜहेज ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? लो जी पा जुनैद, बंदा भी मुझे लालची लगता है। बिल्कुल यार पा तुम भी अकल वाली बात करो। अगर वो औरत बेचारी अपना जहेज ले आई है, बाकी इस तरह के जो दरमियाने तबके के या माड़े लोग होते हैं वो बड़ी मेहनत के साथ जहेज बना के देते हैं, इसलिए ये बच्चियों की अटैचमेंट ज्यादा होती है जहेज के साथ। अल्लाह आपको जिंदगी मगर दे। मेरा ख्याल उस अटैचमेंट का ससुराल वालों को भी एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल, ये एहतियात करनी चाहिए इस्तेमाल में। वैसे मैं भाजना तुम्हें एक बात बताऊं, बच्ची को ब्याहते हुए ये लाजमन समझाना चाहिए, वालिदैन की ड्यूटी है कि पुत्र ये जहेज जो है ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है। ये तुम अगर जा रही हो ऐसी जगह जहां पे सारी फैमिली इकट्ठी रहती है तो ये सारी फैमिली की चीज है। अच्छा, एक वजाहत बहुत जरूरी है कि हम इस गुफ्तगू के जरिए जहेज के तस्वुर की हमायत नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि अगर जहेज दिया ही जाता है तो उसके इस्तेमाल के हवाले से जो कोताहियां सरजद होती हैं दोनों तरफ से, वो नहीं होनी चाहिए। भाईजान मेरे वालिद साहब ने मुझे 20 तोले का सोने का सेट बना के दिया। एक मिनट जरा ठहर जा। हुणे तो बेटा तू दस रही सन कि मेरे वालिद साहब ने मोटरसाइकिल किस्तां ते ले आती है, 20 तोले सेट उन्होंने किस सर्कल च काम करके तेन बना के दिया। वो मेरी माँ ने भी अपना सेट मुझे डाल दिया था। ਬਾਬੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? अब बताओ भाईजान यकीन कीजिएगा 20 तोले का सेट है। कभी मेरी सास मांग के ले जाती है, कभी मेरी जिठानी मांग के ले जाती है, कभी मोहल्ले वाले आके मांग के ले जाते, कोई कांटे ले जाता है, कोई अंगूठी ले। मैं क्या करूं? वो सास जिठानी लेके जाती है तो बाबू जी ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨੌਂ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆ ਕਾਂਟੇ ਆ ਹਾਰ। तो अगर वो लोग इस्तेमाल कर लेते तो क्या क्या आ जाती है, उसे सोना उतर जाता है। भाईजान चले ठीक है आपकी बात। मोबाइल मेरा पता नहीं लोगों को कैसे खबर हो जाती है कि मैंने 200 रुपए का बैलेंस डलवा लिया है, फौरन मेरी जिठानी आएगी जरा देना मैंने कॉल करनी है, तो फोन वापस मिलता ही नहीं जब तक बैलेंस खत्म ना हो जाए। ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਕਤ ਚ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। क्यों? ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2। तो उसमें हमारी क्या गलती है? मेरे भाई ने दुकान से खरीदा हुआ था, थोड़ा सा चला हुआ था। और चलो इस वक्त तो बात हो रही है ना एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करना। देखो तुम जब इनके घर आ गई हो बेटा तो ये घर भी तुम्हारा है। अब सारे जो घर के फर्द हैं, अब अगर तुम उनको बहन भाई और सास ससुर को वाकई माँ बाप समझो तो तुम्हें ये महसूस ना हो कि तुम्हारी चीज फलानी क्यों इस्तेमाल कर रही है और फलाना क्यों इस्तेमाल कर रही है। तुम्हारे जब अपने घर की चीजें हैं वो भी तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे माँ बाप इस्तेमाल करते थे ना, ये तुम्हारे वखरे पांडे थे। अच्छा, और दूसरी तरफ ससुराल वालों को भी बहू के जहेज के हवाले से माले मुफ्त दिले बेरहम वाला रवैया नहीं इख्तियार करना चाहिए, और बहू की इस नफ्सियाती कमजोरी को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि बहू का आम तौर पर दुल्हन का जहेज के सामान के साथ एक खास किस्म का रिश्ता होता है, एक अटैचमेंट होती है, उसको मद्देनजर रखना चाहिए। और तो और मेरी नंद कोई भी फंक्शन हो कॉलेज में मेरे ही सूट लेकर जाती है। अभी परसों की बात है, कहीं कॉलेज में टैबलो है और अपने शादी का सूट दे दो, मैंने दुल्हन बनना है। और चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे ससुर के चेहरे से पता चल रहा है कि उनके घर में सबसे अमीर औरत तुम ही है। देखो बेचारा अपने सेक से निगाह के सो रहा है, इसलिए जरा थोड़ी सी हेल्प कर दो अगर एक दूसरे के घर में, तो वो बुरी बात नहीं। ਚਲੋ ਬਾਬੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਧੂਰੀ ਹੈ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरा ख्याल है ये सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए दोनों तरफ यही सोच होनी चाहिए कि चीजों से खुशियां नहीं मिलती, प्यार सलूक से रहने से जिंदगी की खुशियां मिलती। हाँ जी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
جنید یہ جس دن پاناما لیگ جیسے کیسوں کی ہوتی ہے اپنے تاریخ عدالت میں تو یہ سارے لیڈران مسلم لیگ نون کے بھی عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید صاحب بھی اپنے ہزاروں کارکن لے کے اور اپنا پی ٹی آئی کے بھی کارکن کافی سارے پہنچے ہوتے ہیں ادھر اور بڑی تیز عدالت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. یہ کیا مطلب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ انوشا رحمان صاحبہ بھی اتنی تیز جا رہی ہوتی ہیں جویں اندر کوئی نوے سوٹ بنن ڈے. عابد شیر علی بھی ایسے دوڑ رہا ہوتا ہے جیسے ایردے دی دیکھ کھل گئی ہے اندر. یہاں سیدھی بات ہے کہ پارٹی کی پریزنس شو کرنی ہوتی ہے, میڈیا لینا ہوتا ہے, گفتگو کرنی ہوتی ہے, اس طرح ان کے موقف کو تقویت ملتی ہے, اور کوئی جج صاحب نے ان پارٹیوں کو کوئی ہائٹی پہ نہیں بلایا ہوتا. نہیں مگر بات تو غلط ہے نا. یہ کیوں اس طرح کا اپنا پریشر بناتے ہیں؟ عدالت ہے, اس نے جو فیصلہ کرنے کر لیں. وکلاء آئیں جنہوں نے بحث کرنی ہے وہ آئیں, باقی سارے ہمیں تیز. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنی تیز جا رہے ہوتے ہیں اندر کو, اور ساتھ پتہ نہیں کس کو ایسے بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں تو کیمروں کو ہی کر رہے ہوتے ہیں, ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا جس کو ایسے ایسے کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہ کیمرے ہی ہوتے ہیں. نہیں تو آگے سے کہیں آکر کے کوئی کیمرہ بول پہ آگے چل جا یار تیری خیر, میں آگے چل کے گرم ہو یا تو وکر یہ انجن کریں گے. رسک از آلویز دیر. نہیں ویسے بڑی عجیب سی صورتحال ہوتی ہے. کیا آج کی پہلی خبر؟ جی خبر بھی اسی سے متعلق ہے, ذرا سنیں. سپریم کورٹ کے احاطہ میں عمران خان کی چپل پر ساتھی کا پاؤں آ گیا, سٹریپ ٹوٹنے پر عمران خان برہم. یار برہم تو نہیں تھا, 50 روپے لگے اس جوتے کی مرمت سامان سے. تو پھر موچی کو انہوں نے کہہ دیا ہوگا کمیٹی نکلے گی تو 50 بھیج. یہ بھی اسی پاج دوڑ کا نتیجہ ہے. دیکھو عمران خان کے کام کون آیا ہے, ہمارا سیال کوٹی بھائی عثمان ڈار نے اپنی چپل اتار کے دی ہے. نہیں تو جو اس نے بعد میں کیا اس کا پتہ چلا کیا؟ جب اس کی جوتی مرمت ہو گئی خان صاحب کی تو عثمان ڈار نے کہا کر لیا جی ادھر میری چپل تے دا کرایہ بھی کڈو. انہیں کہا کرایہ کس بات کا, یہ موٹر سائیکل ہے. اس نے آگے سے سیدھا کہہ دیا عثمان تے پایا دا سی جوتی انی دیر دی پائی دی ہے تو تسی ہن کرایہ بھی نہیں دینا تے مفتی پاک تے بھجے نہ سکتے. اب آپ کو نہیں کہنا جا کے عمران خان نے ڈار کو اپنے جوتے دیے ہیں تحفے کے طور پہ. ہاں چلو شکر ہے بیلنس ہو. یہ میرا خیال ہے اب عمران خان صاحب یہ بھی کہہ سکیں گے کہ پاناما لیگ کے پیچھے میں نے اپنی جوتیاں کسائی نہیں, توڑوائی. انصاف کے اصول کے. عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تو وزیر اعظم بننے کا ہے. ہاں جی, ان کو سٹیپ والی جوتی پہننی نہیں چاہیے. ویسے بات یہ ٹھیک کر رہا ہے, وہ جین کی پینٹ کے نیچے بھی سٹیپ والی جوتی پہن لیتے ہیں. وزیر اعظم کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. ویسے عدالت میں پشاوری چپل پہن کے جانا نہیں چاہیے. بندہ پوچھے تسی انصاف لین چلے ہو عدالت چونکہ پتہ لین چلے ہو. صحیح کہہ رہا ہے, جوتی بدل کے دیکھیں شاید برکت پڑ جائے. ہاں جس طرح بندہ کہتا ہے نا یار وکیل بدل کے ویکھو شاید کیس جیت جائے, اس طرح میرا خیال ہے خان صاحب جوتی بدل کے ویکھیں شاید وزیر اعظم بن جائے. جی میں نے کسی نے کیا سی تو منہ بدل کے ویک تو فلم مل جائے گی. پھر ملی فلم. ہاں جی ویڈیو سینٹر سے مل گئی تھی فلم. اصلی فلم نہیں ملی, منہ بدلیا تو کار چ انٹری بھی نہیں ملی. پھر کہ بھائی جی اور کسی بندے دا کار نکل جاؤ یار منہ نہ بدلیں یار, اسی جگتاں کرنیاں نے. چلو بدل لے دو, اس پہ بھی ہو جایا کریں گی. بدل کے کون سا اسے شاہ رخ کا منہ مل جانا. اچھا جی خبر سنیں ذرا. بھارتی حکومت بڑے نوٹوں کی منسوخی کے بعد اب پلاسٹک کے نوٹ متعارف کرائے گی. بہت اچھے. یہ میرا خیال ہے کہیں غربت کے دور میں مودی بارش میں بیچارہ جا رہا تھا سائیکل پہ, اس کا بٹوا گلا ہوا ہے نا جب تو لوٹ ہو گئے اس کے سارے یایا. اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ جے کدھر میرا ہاتھ پڑ گیا نا تو میں نے نوٹ پلاسٹک کے کر دے. ہاں بارش میں گلے نہیں نہ ہوا کریں گے. بندہ پوچھے کیڑی گاندھی جی دی قمیض گلی ہوئی نہیں, انہوں نے پائی نہیں نوٹ تے. یہ بھی بات ویسے ٹھیک ہے مگر لوٹ تو جایا ہو گیا نا, گاندھی جی کو تو نہیں فرق پڑنا. یا واشنگ مشین میں کسی وقت آپ نے کرتا ڈال دیا اور اس میں لوٹ بھی ہیں تو وہ پھر خراب ہو جاتے ہیں کاغذ کے, پلاسٹک کے بچ جائیں گے. بارش میں گیلے نہیں ہوں گے تو جون جولائی میں پگھل جائیں گے. یار پگھل جائیں گے تو اس کا شاپر بن سکتا ہے نا.
कागज के तो गिले हो गए, कौड़ी के नहीं रहते। जी, जब पिघला हुआ नोट बंदा दे रहा है, कस्में खा रहा है जी, 100 का नहीं 500 का ही गौर नाल वेख। यार उसको कैश कराने की जरूरत ही नहीं है, जितने भी गर्मी के साथ पिघल जाए नोट वो जाके कहीं मशीन पे देंगे, भाई जी दे 2 शापर बना। और एक प्लास्टिक के नोट का खास तौर पे इंडिया में ये फायदा भी होगा कि इंडिया के लोग पान बहुत खाते हैं, वो नोट में अपना पान लपेट लेंगे। कागज में 3-4 दिन पान बांध रहे हैं ना, तो या कागज ढीला हो जाता है या पान लीक कर जाता है। अच्छा जी सुने, मंथलियां लेने पर एसएचओ वाहिद कलूनी मुअत्तल, डीआईजी ऑपरेशन ने मंथलियां वापस करने और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एक ही क्या जी धनिया लेने पर ऐसे जो मुअत्तल कर दिया गया। वैसे पुलिस नाल बहुत ही ज्यादती होने लग पई है जुनैद साहब, पुलिस नूं ते अफसरां ने बिल्कुल बढ़ावा जिहा समझदे है। ए देखो ना धनिया लैन ते ऐसे जो मुअत्तल हो गया यार, ये तो हर बंदे नूं धनिया मुफ्त मिल ही जाता है, नाल बल्कि 3-4 हरियां मिर्चां भी मिल जांदियां ने। बल्कि मैं समझना सब्जी वाले को फड़ना चाहिए था, जिन्हें सिर्फ धनिया दिता नाल हरियां मिर्चां क्यों नहीं दी है। धनिया नहीं, मंथलियां 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 ये क्यों होंदा जी, ਇਹਦੀ ਵੀ ਚਟਨੀ बन जाती है। मंथली मंथली। अच्छा नूरजहां वाली सोने दी मंथली असली के नकली, शक जे करेगा डोलना सतेरे तेरे नाल नहीं बोलना। ये मेरा ख्याल है मंथली ते नहीं ऑब्जेक्शन लगा होना, जेड़ा विच मैं कीता ना ਇਹਦੇ ਤੋਂ ऑब्जेक्शन ਲੱਗਾ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਥਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਮੰਥਲੀ ਮੰਥਲੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਮੰਥਲੀ ਬੇਸਿਸ। ਮੰਥਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਜੱਦੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ। मैं मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਅਸੀਂ। ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਏ। अच्छा बहरहाल मैं तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तुम्हें मंथली का मतलब ना बताओ। बिलीव मी जुनैद साहब, बिलीव मी, मैं देखो मैं को लुकांदा नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, मैं वो ऐसा चो ਜਿਹੜਾ ਬਬਾਂਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। बिल्कुल मेनू मंथली याद आ गया, एक बारी हकीम एक ने मैंने दसिया, मैंने खुशकी हो गई बड़ी सख्त, बहुत सख्त खुशकी हो गई। रात में जाग के गश्त कर करके दौड़ा ला के मुलजमा दे मगर खुशकी हो गई, तो मैंने हकीम ने कहा कि थोड़ी जी सुक्की मंथली लैके ना जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ 4 ਹਰੀੜਾਂ ਰਗੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੋਇਆ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਂਗਲੀ ਜਿੱਡੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੋਇਆ ਬੜਾ। ਉਹ ਟੋਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਲਵੋ ਮੰਥਲੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਟਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ये ना पेट की खुश्की दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हो। अच्छा रिश्वत की गल करन दे और समझ गए। नाज़रीन ये था आज का हस्ब हाल, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।